आज का हमारा टॉपिक क्या है अंकित? भाई मुकुल, आज का टॉपिक है हमारा बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश में हालात चल रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये हम स्टार्ट से समझेंगे। 1971, a new nation is born. मतलब बांग्लादेश नाम की कोई भी कंट्री पहले एक्सिस्ट नहीं करती थी। ये बांग्लादेश जो आज का बांग्लादेश है, ये पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता है। इन सब मुद्दों का शुरुआत हुआ 1951 में, जब वहां के नेताओं ने उर्दू को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया कि उर्दू अब बोली जाएगी यहाँ पे। तो ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला बोली जाती थी। वेस्ट पाकिस्तान वालों ने तो उर्दू को एक्सेप्ट कर लिया कि हम उर्दू बोलेंगे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान वालों ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा हम तो बांग्ला ही बोलेंगे। इन सारे मुद्दों की शुरुआत वहीं से होती है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से। वेस्ट पाकिस्तान में सत्ताधारी लोग वो बहुत ज्यादा थे, यहाँ पे पॉलिटिकल पावर ज्यादा थी, तो उन पे अत्याचार करते थे, उन पे रंग को लेके भेदभाव करते थे, उनकी पहनावे को लेके भेदभाव, उनकी भाषा को लेके भेदभाव करते थे, क्योंकि यहाँ पे उर्दू और वहां पे बांग्ला बोली जाती थी। तो ये सब की शुरुआत वहीं से हुई। भाई अगर ऐसे जबरदस्ती कल्चर थोपेंगे तो फिर डिस्प्यूट तो होना ही। अगर एरिया वाइज हम बात करें तो वेस्ट पाकिस्तान ऑब्वियसली ईस्ट पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा था, जो आज का बांग्लादेश है। हाँ राइट, उस टाइम के एक्चुअली जो पाकिस्तान नेशनल असेंबली थी उसकी टोटल सीटें 300 थी, और जो ईस्ट पाकिस्तान की सीटें थी वो थी 138, जो कि वेस्ट पाकिस्तान में 164 सीटें। वहां पे दो मेजरली पार्टीज थी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिसपे जुल्फिकार अली भुट्टो चुनाव लड़ते थे, और ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से आवामी लीग नाम की एक पार्टी थी जिसके कर्ता धर्ता थे शेख मुजीबुर रहमान नाम के। जब 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ तो दो पार्टियां मेजरली वहां पे इलेक्शन लड़ रही थी, जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, आवामी लीग की तरफ से शेख मुजीबुर रहमान। जब इलेक्शन हुआ तो जुल्फिकार अली भुट्टो को 86 सीटें मिली और मेजोरिटी के लिए 151 चाहिए होती है। आवामी लीग को 167 सीट्स मिली और वो इलेक्शन जीत गए। फिर भी जुल्फिकार अली भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान को जेल में बंद कर दिया, और ये कहते हुए कि कोई भी बंगाली पाकिस्तान का पीएम नहीं बन सकता। ये तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी हुई। हाँ, बड़ा तो इसके बारे में मैंने भी था टाइम पे, जब पाकिस्तान के पोटेंशियल पीएम को आप जेल में डाल दोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे बगावत शुरू होंगी, और ऐसा ही कुछ देखा गया ईस्ट पाकिस्तान में। बहुत ज्यादा आक्रोश हो गया, बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ कि हमारे पोटेंशियल पीएम को उन्होंने जेल में डाल दिया। इसके बेस्ड वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले। और जब पाकिस्तान के ये जो पोटेंशियल पीएम थे शेख मुजीबुर रहमान, जब ये जेल से बाहर आए अपना टर्म कंप्लीट करके, तो उन्होंने डिसाइड किया ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ये साथ में नहीं रह सकते, और इसको मतलब अलग अलग देश बनाने की उन्होंने पहल शुरू कर। उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, अपने आज़ादी चाहिए, अपने कल्चर को फॉलो करने की, अपने रूट्स को फॉलो करने की। जब ईस्ट पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रही थी तो जुल्फिकार अली भुट्टो पर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने सबसे क्रूर जनरल टिक्का खान को ईस्ट पाकिस्तान भेजा, और उसकी एक रेजिमेंट थी रजाकार रेजिमेंट, उसने ईस्ट पाकिस्तान में कत्लेआम मचा दिया। उसने लगभग 30 लाख लोगों को कुछ ही दिनों में मार दिया, और 4 से 5 लाख औरतों का बलात्कार किया, ये कहकर इनके जो आगे बच्चे होंगे वो पाकिस्तान के लिए वफादार होंगे। हाँ, यही सब देखते हुए शेख मुजीबुर रहमान ने एक अपना संगठन बनाया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। ये नाम याद रखना, इसका आगे भी और जिक्र आएगा। मुक्ति वाहिनी था जिसको भारत का पूरा सपोर्ट था। जब दो बच्चे जैसे लड़ते हैं ना, तो एक पापा होते हैं, बोलते हैं बेटा तुम शांत हो जाओ बेटा तुम, वैसे ही भारत ने इसमें ऐसा रोल प्ले किया, और फिर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का सपोर्ट किया जो आज का बांग्लादेश है। और वेस्ट पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और वो बांग्लादेश बना। वो आज भी ये नंबर रिकॉर्ड में है, किसी भी कंट्री की किसी भी सेना ने इतना मास सरेंडर कभी नहीं किया। वो नंबर था 93,000, मास सरेंडर किया, और वो बांग्लादेश एक नया देश बना जिसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान था। जब बच्चे ऐसी हरकतें करेंगे तो बाप को तो बीच में घुसना पड़ेगा ना। एक बच्चा जब ज्यादा हाथ से निकलेगा तो उसको पीट कर बैठाना ही पड़ता है। तो इंडिया ने भी वही कहा, वही बाप होता है, बाप होता है। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद वहाँ पर दो बड़े फेमस नेता हुए। उनमें से एक थे जो ऑलरेडी पाकिस्तान के पहले पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर थे, शेख मुजीबुर रहमान, और दूसरे एक बड़े नेता आए जो कि आर्मी साइड से उस फ्रीडम फाइट को लीड कर रहे थे, जिसका नाम था जियाउर रहमान। हाँ, इसके बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए और शेख मुजीबुर रहमान बहुत ही बड़े मार्जिन से उन्होंने इलेक्शन को जीता, और उसके बाद वो आजाद बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। थोड़ी ही दिनों बाद फादर ऑफ द नेशन का भी दर्जा मिला। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि और बहुत ही बड़ी बात थी उनके। हालांकि दोनों के एफर्ट्स बराबर ही थे बांग्लादेश की आज़ादी में, बट जितना आइडेंटिफिकेशन शेख मुजीबुर रहमान को मिला शायद उतना आइडेंटिफिकेशन जियाउर रहमान को नहीं मिला। इससे वो नाखुश थे, और धीरे धीरे चलते चलते इसी के बाद जब सरकार बनी शेख मुजीबुर रहमान की, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने लगे और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो गए। इन दोनों ने अलग अलग अपनी पार्टी बना दी, उसके साथ बांग्लादेश को रन कर। राइट, पीएम बनने के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने मुक्ति वाहिनी जो उन्होंने आजादी के टाइम पे ग्रुप बनाया था उसको अपनी बांग्लादेश आर्मी
आर्मी में शामिल कर दिया। बांग्लादेश आर्मी जो पहले पाकिस्तान से ऑपरेट होती थी उसमें दो गुट बन गए कि आजादी में हमने अलग भूमिका निभाई है और मुक्ति वाहिनी जिन्होंने अलग भूमिका निभाई है, लेकिन वो आर्मी में शामिल नहीं हो सकते। तो इन चीजों को लेकर के उसमें दो गुट बन गए। बात तो तब हो गई जब 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने कैबिनेट में ऐसा बिल पास कर दिया जिससे मुक्ति वाहिनी के लोगों को कोटा मिलेगा। उन्होंने आजादी में अपनी भूमिका निभाई थी, उनको 30% का कोटा मिलेगा और 10% का कोटा उन औरतों को मिलेगा जिनके ऊपर जुल्म हुए थे आजादी के समय। तो इस तरीके से उसकी आग में बांग्लादेश अभी तक जल रहा है, जो 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने कदम उठाया था। इन्हीं के बाद बांग्लादेश के हालात और खराब होते गए, लोगों ने बहुत आक्रोश दिखाया, वहां पर बहुत दंगे हुए और इसी के कुछ समय बाद शेख मुजीबुर रहमान ने एक और बिल पास करा जिसे वन पार्टी वन नेशन का नाम दिया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा गया कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में एग्जिस्ट कर रही है वो सारी डिसॉल्व कर दी जाएंगी, सिर्फ उन्हीं की पार्टी सत्ता में रहेगी और उसी को सबको फॉलो करना। इस चीज के बाद तो बहुत आक्रोश हो रहा है, Right. जिस आक्रोश में अभी तक बांग्लादेश चल रहा है और वही हालात खराब भी कर रहा है। अभी तक के जो हालात हैं वो उन्हीं सब चीजों की वजह से जो डिसीजन 1971 के बाद दिए गए थे शेख मुजीबुर रहमान द्वारा, इन्हीं सब रूल्स चेंज के बीच में वो दिन भी आया 15 अगस्त 1975 का, जिस दिन आर्मी का एक ग्रुप शेख मुजीबुर रहमान के उनके रेजिडेंस पे गया, उनके घर पे गया और वहां पे उन्होंने जिसको देखा सबको गोलियां मार दी। शेख मुजीबुर रहमान के 10 साल के बेटे को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको भी वहां पे बेरहमी से गोली मार दी उन्होंने। टोटल 17 लोग उस दिन मारे गए थे उनके घर में, जब आर्मी वालों ने सबको गोलियां मार दी और किसी को भी नहीं छोड़ा उस घर। भाई ये बड़ा डिसहार्टनिंग है, मतलब जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन लगा दिया तुम्हारे देश की आज़ादी के लिए, तुम उसको पूरा छन्नी कर दो। सेम चीज़ हमारे देश में भी हुई थी, तो नो डाउट ऐसा होता है लोगों के लिए, जो करते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है, जो अपना सब कुछ देश के लिए कर देते हैं और उनके लिए कोई नहीं करता है। सेम एज हमारे देश में भी हुआ था महात्मा गांधी के साथ। बट एक और चीज़ ऐसी हुई थी, शेख मुजीबुर रहमान के परिवार की 2 बेटियां, शेख हसीना जो अभी तक बांग्लादेश प्रधानमंत्री रही थी, वो उनकी बड़ी बहन बच गई इस हमले से जो कि शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हुआ। वो दोनों बहनें उस समय पर जर्मनी में पढ़ाई कर रही थी अपनी, और ऐसा कुछ नहीं है कि बांग्लादेश की आर्मी के द्वारा उन लोगों का भी मर्डर की प्लानिंग हो रही थी। बट यही बात हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पता चली और उन्होंने उनको वहीं पे सिक्योर करा। उसके बाद उन्हें प्राइवेट जेट से इंडिया लाया गया और करीबन 4 से 5 साल उन्हें इंडिया में हाईली सिक्योरिटी के साथ बचाया जाएगा। हाँ, उनकी मारने की प्लानिंग बांग्लादेश की आर्मी जो पहले पाकिस्तान से ऑपरेट होती थी, वहां के ISI और उन सब ने मिलके एक साथ प्लानिंग करी थी कि वो उनको भी मार देंगे। लेकिन उन्हें इंदिरा गांधी ने अपने देश में बुलवा लिया था, भारत में रही थी वो उसके बाद, इसीलिए वो बच गई। इसके बाद बांग्लादेश में जियाउर रहमान पावर में आते हैं और वो बांग्लादेश के वो PM बन जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रूल्स में बदलाव किए और वहां का जो कोटा सिस्टम था उसको भी थोड़ा कम किया ताकि बांग्लादेश के लोग रिलैक्स हो जाएं। लेकिन वो दिन भी आता है 1981 का, जब आर्मी के गुट द्वारा उनका भी असैसिनेशन कर दिया जाता है उनके ही रेजिडेंस में, उनके ही घर में। जियाउर रहमान के असैसिनेशन के बाद उनकी पार्टी की कमान, जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उसकी कमान उनकी वाइफ खालिदा जिया संभालती। उसके बाद शेख हसीना जो भारत में थी वो बांग्लादेश जाती है और अपने पापा की पार्टी अवामी लीग की प्रेसिडेंट बन जाती है। शेख हसीना और खालिदा जिया की दुश्मनी अभी तक चली आ रही है। इनके फादर्स के बीच में जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था वो आज तक ये दोनों कंटिन्यू कर रही हैं। हिपोक्रेसी की हद इतनी है कि खालिदा जिया अपना जन्मदिन 15 अगस्त को सेलिब्रेट करती हैं, जबकि आयरोनिकली उनका बर्थडे 15 अगस्त को आता भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 17 लोगों की मौत हो गई थी। मौत नहीं, इसको असैसिनेशन कहते हैं, जो उनकी आर्मी के द्वारा किया गया अपना आक्रोश दिखाने के लिए। उसके बाद बांग्लादेश में 8 सालों तक 1982 से 1990 तक वहां के आर्मी चीफ हुसैन मोहम्मद अरशद ने वहां पे पूरी तरीके से रूल किया, वहां पे सारे रूल्स चेंज किए। सेम तरीके से जैसे अभी शेख हसीना वहां से भागी है, उन 2 औरतों ने मिलकर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उनको डिक्टेटर बोला और 1990 में उनको भी वहां से सेम तरीके से भगा दिया। राइट। इसके बाद मैंने सुना है कि ईयर 1991 में बांग्लादेश में फिर से डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराए गए जिसमें खालिदा जिया पूर्ण बहुमत से नहीं। उसके बाद सब सही चल रहा था। फिर हुआ अगला इलेक्शन ईयर 1997 में, जिसमें शेख हसीना अपने सरकार बनाती है, बहुमत में आती है और बांग्लादेश की अगली प्रधानमंत्री बनती हैं। फिर आते हैं बांग्लादेश के एक और डेमोक्रेटिक इलेक्शन ईयर 1996 में, शेख हसीना अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हैं और बांग्लादेश की अगली प्रधानमंत्री बनती हैं। बट ईयर 1997 में वो एक ऐसा कानून पारित करती है जो बांग्लादेश में रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स को दिया जा रहा था, वो उसको आगे बढ़ाकर उनके बच्चों को भी दे दिया जा रहा है।
यहाँ तक अगर आप रिजर्वेशन की बात करें, यहाँ रिजर्वेशन का मतलब आता है इंडिया में और बांग्लादेश में रिजर्वेशन के दोनों अलग अलग माइंड है। इंडिया के अंदर रिजर्वेशन इसलिए शुरू किया गया था ताकि अनुसूचित जातियों को बाहर निकाला जाए, उनको गरीबी से बाहर निकाला जाए, उनको एक समाज में एक समान अधिकार मिले। बट बांग्लादेश में रिजर्वेशन सिर्फ उन लोगों को प्रोवाइड कराया गया है जिन्होंने फ्रीडम फाइटर का काम किया है, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में अपना योगदान दिया है, उसके अलावा किसी को नहीं। हालांकि बांग्लादेश भी भारत का ही एक हिस्सा रहा है, तो वहां पर भी अनुसूचित जातियां, बट उसके बाद भी वहां पर रिजर्वेशन अगर बांटा गया, उनको बांटा गया जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे। और अब ये एक डिस्प्यूटेड चीज करी गई बांग्लादेश सरकार द्वारा कि फ्रीडम फाइटर्स तो ठीक है बट उनके बच्चों को भी दे दिया गया। ये जो रिजर्वेशन को आगे फैमिलीज में बढ़ाया गया, आगे फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को दिया गया, यही कारण बना शेख हसीना की सरकार के गिरने का। और ईयर 2001 में खलीदा जिया फिर से अपनी सरकार बनाती हैं। उसके बाद भी सब ठीक रहा, एक और टर्म चला उनका, खलीदा जिया का एक बहुत अच्छा टर्म चला। फिर आता है 2008 जिसमें शेख हसीना फिर से अपनी सरकार बनाती हैं और इस बार उन्होंने रिजर्वेशन की हद कर दी। मेरे हिसाब से इतना ज्यादा उस चीज को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए था। अपने देश के जो बाकी देश हैं, इसी टाइम पे सन 2008 में भी बांग्लादेश में बेरोजगारी बढ़ रही थी, गरीब लोग गरीबी में रह रहे थे और शेख हसीना ने फिर एक और कानून पारित किया कि अभी तक जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को रिजर्वेशन मिल रहा था उसको और एडिशन करके उनके पोतों को भी दे दिया गया। तो मतलब 3 जनरेशन, ठीक है, ये चीज समझ आती है कि फ्रीडम फाइटर्स ने एफर्ट डाले बांग्लादेश की आजादी में तो उनको डिजर्व करते हैं, बट उनके बच्चों को देना चलो ठीक है, एक बार को समझ आता है, बट फिर उनके पोतों को भी देना, भाई उनके पोतों का तो कोई योगदान नहीं था ना। अगर हम बांग्लादेश के आम नागरिकों की ही बात करें, बांग्लादेश को ऊपर बढ़ाने में योगदान रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स को ही दे दिया जाए। बांग्लादेश की सरकार को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए थी कि और भी लोग बांग्लादेश में समान अधिकार का हक रखते हैं। शेख हसीना के इस रिजर्वेशन को जो पोतों को देने की सबसे मेन वजह ये थी कि जो उन्होंने बच्चों के लिए कानून लाई थी, उनके बच्चे कम पढ़ रहे थे। उन्होंने इसलिए सोचा कि इस रिजर्वेशन को और आगे बढ़ाते हैं और इसको उनके पोतों में भी आगे बढ़ाते हैं ताकि उनकी सरकार और अच्छी तरीके से चल सके और रिजर्वेशन जो उनके पापा द्वारा शुरू किया था ये खत्म ना हो। राइट। पोतों को और बेटों को रिजर्वेशन देने का एक और रीजन ये भी था कि जो शेख हसीना की सरकार थी उसके अंदर मैक्सिमम लीडर्स फ्रीडम फाइटर्स के परिवार से ही आते हैं, जो कि मुक्ति वाहिनी का पार्ट हुआ करते थे। उसी जनरेशन को आगे बढ़ाकर उन्हीं के पार्टी के मेंबर्स होते हैं। और बांग्लादेश में एक बहुत मजबूत कम्युनिटी से आते हैं ये लोग जो फाइनेंशियली शेख हसीना को इलेक्शंस में भी सपोर्ट किया करते थे। तो रिजर्वेशन को बढ़ाने का रीजन एक ये भी था। वहीं दूसरी तरफ खलीदा जिया की सरकार है जो जब भी आती थी अपने टर्म में पूरी तरह तो इसे खत्म नहीं कर पाती थी, बट हाँ बहुत हद तक इसे कम कर दिया जाता। हाँ, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि शेख हसीना का वोट बैंक था जिसको वो खत्म नहीं कर सकती थी, उसी को आगे बढ़ाती रही। पहले उनके जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको दिया, फिर उनके बच्चों को दिया, फिर अगली टर्म में उनके पोतों को दिया, अब आगे न जाने क्या करेंगे। राइट। और इसी के बाद सन 2008 की सरकार आने के बाद शेख हसीना की उन्होंने अपने 3 टर्म कंप्लीट किया। पर 3 टर्म कंप्लीट होने के बाद जो ओपोजिशन है उनका वो हमेशा इस चीज को क्लेम करता है कि एक इलेक्शन रिग्ड है। रिग्ड मतलब यहाँ पर इलेक्शन सही तरीके से नहीं कराया गया, इसीलिए वहां पर एक और कुछ नए कानून पारित करे गए जिसमें वहां पर एक डमी प्रेसिडेंट बनाया जाएगा जो उस टाइम पे इलेक्शन के टाइम पर ऑपोजिशन और करंट सरकार के बीच की पावर को खत्म कर देगा और एक टेम्पररी डमी प्रेसिडेंट बनाया जाएगा जो कि इलेक्शन को ये सिक्योर करेगा कि इलेक्शन ठीक से हो पा रहे हैं नहीं। ये वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करती है, चुनाव के दौरान सारा कुछ मैनेज करती है और सबकी पावर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रहती है जो कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। तो वैसा ही वहाँ पे बांग्लादेश में भी शुरू किया था जो कि सारा कुछ देखेगा इलेक्शंस का कैसे क्या गया और सारी पावर्स छीन के उस बंदे के पास रहेंगी। दिसंबर 2023 बांग्लादेश में एक बार फिर से इलेक्शन होने थे लेकिन वो किसी कारणवश पोस्टपोन्ड हो गए। लेकिन ज्यादातर लोग उस इलेक्शन का विरोध कर रहे थे जो जनवरी 2024 में होना था, क्योंकि ज्यादातर लोग विरोध कर रहे थे और जो बचे हुए थे, ठीक है, वो जेल में थे, इसलिए वो इलेक्शन हो नहीं पाए। लेकिन शेख हसीना ने फिर भी वो इलेक्शन कराया और वो इलेक्शन एक तरफा जीती क्योंकि ऑपोजिशन में कोई था नहीं। एक तरफा जीतने के बाद उन्होंने अपनी सरकार बनाई और बांग्लादेश में उसके बाद उन्की सरकार चली। शेख हसीना फिर से इलेक्शन जीतने के बाद अपना 4था टर्म स्टार्ट करती हैं और वो फिर से कुछ ऐसा एक कानून बनाती हैं जो बांग्लादेश की आवाम को नाखुश कर देता है। उन्होंने जून 2024 में फिर से जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोटा था उसको रिवाइव किया, वहाँ की पार्लियामेंट से उसे अप्रूव करवाया। जब आम लोगों ने और ओपोजिशन ने वहाँ पे एक याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उसे खारिज कर दिया कि ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोटा हटाना अनएथिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि शेख हसीना फिर से पावर में आई और उन्होंने अपने वोट्स का
और बहुमत का गलत मिसयूज किया और इस कोटा को फिर से ले आई, लेकिन ऐसा नहीं था। ये वहाँ के सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाया गया था और ये काउंटर करने के लिए लोग सड़कों पे आ गए और ये बोलना शुरू कर दिया कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है ये वर्डिक्ट, तो आप इतने वोटों से जीत के आए हो, इसको वापस लो। बट ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इस प्रोटेस्ट में वहाँ के ऑपोजिशन भी शामिल हो गई। वहाँ के जब ऑपोजिशन शामिल हो गई तो प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से ना होकर के ये आक्रोश और बढ़ता गया। ये आक्रोश वहाँ की यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। ये प्रोटेस्ट जहां ढाका यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था, ये बाकी यूनिवर्सिटीज में भी फैल गया। प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से ना होकर के और आक्रोशित हो गया और ये और बड़ा होता गया। पूरे बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट फैल गया और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने बांग्लादेश को ऑलमोस्ट जला के ही रख दिया। 20 जुलाई 2024 ये वो दिन था जब वहाँ पे प्रोटेस्ट लीड करने वाले यूनिवर्सिटी के 3 लड़कों को वहाँ की सरकार ने पुलिस द्वारा उठवा लिया और वो मुकर गए कि हमने इन्हें नहीं उठवाया है। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा, तीनों आदमी में से एक आदमी को जब पुलिस ले जा रही थी तो वहां पे किसी ने वीडियो बना लिया और वो वीडियो रातों रात इतना वायरल हो गया कि सरकार को इनको छोड़ना पड़ा कि हमने नहीं इनको उठवाया है, और तीनों को अलग अलग 3 अलग अलग जगहों पे उनको छोड़ा और वो भी बहुत बुरी हालत थी। फिर उनको इमीडिएटली वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया जहां से उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। 26 जुलाई ये वो दिन था जब वहां के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ वर्डिक्ट दिया और इस कोटे को खत्म करके जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था उसको 5% का कर दिया गया, जो पहले 30% का था। ये जब प्रोटेस्ट 5% का हुआ तो प्रोटेस्टर्स ने ये किया कि उनसे मांग करी गई कि ये प्रोटेस्ट खत्म कर दिया जाए, बट उन्होंने कहा नहीं, अब इन्होंने हद पार कर दी है, इन्होंने हमारे लड़कों को उठाना चालू कर दिया है, जो हमारे साथ लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को उनको उठाना चालू कर दिया है, तो अब इससे काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा अब ये हमसे माफी मांगे और अपने देश से माफी मांगे कि इन्होंने गलत किया हमारे साथ, और तब ये प्रोटेस्ट जाके कहीं पीसफुल तरीके से खत्म होगा। इतना सब होने के बाद भी प्रोटेस्टर्स का मन नहीं भरता है और वो लोग पीएम हाउस की तरफ कूच करने की सोचते हैं कि हमें उनका रेजिग्नेशन चाहिए, अब हमें शेख हसीना एज पीएम बांग्लादेश की नहीं चाहिए। शेख हसीना को जब ये सब पता चलता है तो उनके आर्मी जनरल उनके पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप यहाँ से निकल जाइए, आपकी सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, ठीक है। बट लेकिन उन्होंने उससे कहा, शेख हसीना ने आर्मी जनरल से कहा कि मुझे अभी अपनी जनता से बात करनी है, आप मुझे 45 मिनट्स का टाइम दीजिए। बट आर्मी जनरल ने बोला, जो कि उनके रिश्तेदार भी थे, उनको एडवाइस दिया कि आपके पास सिर्फ 45 मिनट्स ही हैं इस देश से निकलने के लिए। तो उन्होंने तुरंत उनको रेजिग्नेशन दिया। उससे पहले उन्होंने भारत से मदद मांगी थी कि हमें यहाँ पे इसमें इंटरफेरेंस करिए। भारत ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि ये उनका इंटरनल मैटर है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम आपको सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद इस्तीफा देने के बाद वो भारत की तरफ आती हैं और भारत की सुरक्षा में ही वो भारत में एंटर कर जाती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि एक नॉर्मल प्रोटेस्ट कितना भयानक रूप ले सकता है, सरकार के कुछ गलत डिसीजन कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं एक देश को। और दोस्तों, ये था हमारा वीडियो बांग्लादेश के राइज एंड फॉल पर। सो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपका धन्यवाद।